नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब कुशल होगा और सब लोग सुरक्षित होंगे अपने अपने क्षेत्र में और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं संघ एवं इसका क्षेत्र के बारे में, भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत। इससे पहले हम लोग संविधान के बारे में देख चुके हैं, संविधान की विशेषताओं के बारे में देख चुके हैं और भी बहुत सारे वीडियोज़ मैंने पोस्ट किए हैं, तो उसको आप लोग जो है जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा लिंक, ताकि और लोग हमसे जुड़ सकें और लाभ उठा सकें। एक्चुअली ये संघ एवं राज्य क्षेत्र जो होता है उसके बारे में अधिकतर चैनल पर आपको नहीं मिलेगा, या फिर अधिकतर टीचर भी इसको नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन यह जो है आपका पीटी के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, आगे पीछे भी पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा मेंस में आंसर राइटिंग में पेपर 2 में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। इसके अलावा निबंध में भी इसके बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जिसमें निबंध के रूप में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। निबंध में इन पॉइंट्स को आप जोड़ सकते हैं और अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर और स्वागत करता हूं मैं आपका अध्ययन इन्फोटेनमेंट में। देख लेते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संघ एवं इसका क्षेत्र, और इसके बारे में कहाँ दिया गया है? संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक जो है इसके बारे में दिया गया है। संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है और अनुच्छेद 1 में दिया गया है कि भारत जो होगा वह राज्यों का संघ होगा, राज्यों का समूह नहीं होगा। यह याद रखिएगा कि भारत जो है वह राज्यों का संघ होगा, राज्यों का समूह नहीं होगा। और इसके बारे में इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यह जो राज्यों का संघ शब्द है यह दो बातें स्पष्ट करता है। पहला तो है कि देश का नाम, तो संविधान सभा में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने नाम के ऊपर चर्चा की। कुछ लोग जो है उसका नाम इंडिया रखना चाहते थे, कुछ लोग उसका नाम भारत रखना चाहते थे, लेकिन बहुत चर्चा के बाद जो है संविधान में यह शब्द दिया गया कि इंडिया जो कि भारत है। ठीक है, तो यह शब्द एग्जैक्टली जो है संविधान में दिया गया है, इंडिया जो कि भारत है। नेक्स्ट है राज पद्धति का प्रकार। ठीक है, दूसरी बात जो स्पष्ट होती है इससे वह है राज पद्धति का प्रकार, और देश को संघ बताया गया है। यहाँ पर देश को संघ बताया गया है, कहने का मतलब है यह एकता को दर्शाता है, राज्यों की एकता को दर्शाता है कि हमारा देश जो है वह एक है। ठीक है, और राज्यों का संघ शब्द को महत्व देने का दो कारण है। पहला कारण यह है कि भारतीय संघ जो है राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय संघ जो है वह राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। और दूसरा है कि राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। पहला जो है आपका समझौते का परिणाम, तो अमेरिका में हम लोग देखते हैं कि जो जितने भी राज्य हैं वो सब जो है एक दूसरे से समझौते के तहत जुड़े हुए हैं, लेकिन भारत में राज्यों के बीच में कोई भी समझौता नहीं है। ठीक है, और राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्रों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है राज्यों के क्षेत्र, दूसरा है संघ क्षेत्र, और तीसरा है ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है। मतलब कि कोई विदेशी क्षेत्र जिसको भारत जो है अधिगृहित कर लेता है उस पर केंद्र का प्रशासन होता है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र को तीसरे श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं अनुसूची 1 के बारे में। तो अनुसूची 1 में जो है वह राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम एवं उनके क्षेत्र विस्तार के बारे में चर्चा की गई है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। इस वक्त भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले आप लोग पढ़ते होंगे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन अब क्या है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि आपका 5 अगस्त 2019 को जो है धारा 370 और 35A को समाप्त करके जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया गया और इसके साथ ही लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से लागू भी हो गया है। तो पहले जो 29 राज्य था उसमें से जम्मू कश्मीर हट गया तो राज्यों की संख्या 28 हो गई, और जो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे उसमें दो केंद्र शासित प्रदेश जुड़ गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो टोटल होने चाहिए थे 9, लेकिन
बाद में जो है दमन और दीव और दादर और नगर हवेली का जो है एकीकरण कर दिया गया, ठीक है। और अब इन दोनों के जगह पर एक ही आपका जो दमन और दीव है वही आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस प्रकार से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में भारत में हैं। तो यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बार कन्फ्यूजन आपको हो सकता है क्योंकि अभी तक तो एग्जाम हुआ नहीं 2019 के बाद, तो ये सवाल पूछा नहीं गया, अब ये सवाल पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। तो संविधान के उपबंध की व्यवस्था भारत के सभी राज्यों पर लागू होती है। हालांकि भाग 21 के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध भी किए गए हैं। और ये कौन से राज्य हैं? तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, नागालैंड है, असम है, मणिपुर है, आंध्र प्रदेश है, गोवा है, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक, ठीक है। तो इन राज्यों के लिए विशेष उपबंध किए गए संविधान के भाग 21 के तहत। और इसके अलावा देख ले तो 5वीं एवं 6ठी अनुसूची में राज्य के भीतर अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। तो यह भी याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है 5वीं एवं 6ठी अनुसूची के बारे में, ठीक है। तो 5वीं अनुसूची में जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों के लिए और 6वीं अनुसूची में जो है जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। संघीय व्यवस्था में राज्य जो है इसके सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार है। जैसा कि आप लोग जो है मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपका राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची के बारे में। तो शक्तियों के बंटवारे में जो है राज्य हिस्सेदार है। संघ शासित क्षेत्र एवं केंद्र द्वारा अधिकृत क्षेत्रों में सीधे केंद्र सरकार के द्वारा प्रशासन होता है। यह मैं ऊपर भी बता चुका हूँ कि संघ शासित क्षेत्र जो होते हैं और केंद्र द्वारा अधिगृहित जो क्षेत्र होते हैं उन पर सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। यहाँ पर उपराज्यपाल वगैरह जो है उपराज्यपाल या गवर्नर की नियुक्ति होती है संघ शासित क्षेत्रों में। आगे देख लेते हैं। तो एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत जो है वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण भी कर सकता है और सत्तांतरण भी कर सकता है, ठीक है। तो अधिग्रहण किस तरीके से कर सकता है? सत्तांतरण के द्वारा, मतलब कि सत्ता के हस्तांतरण के द्वारा, या किसी संधि के अनुसार हो सकता है, खरीद, उपहार या लीज के आधार पर हो सकता है। इसके अलावा व्यवसाय जिसे अभी तक किसी भी मान्य शासक ने अधिग्रहित नहीं किया हो, ऐसे क्षेत्र को अधिग्रहित कर सकता है। क्षेत्र को जीत कर या फिर क्षेत्र को हार कर जो है यह किया जा सकता है। सत्ता का हस्तांतरण या फिर विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया जा सकता है। और उदाहरण के लिए अगर हम लोग देख लें तो दादर और नागर हवेली, गोवा, दमन और दीव, पुदुचेरी और सिक्किम को जो है आपका पुर्तगाल से और फ्रांस से लिया गया था। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे इसी वीडियो में। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में। तो अनुच्छेद 2 जो है वह संसद की विधि, इसमें दिया हुआ है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों या शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। तो नए राज्यों के प्रवेश के बारे में कहाँ दिया हुआ है? अनुच्छेद 2 में दिया हुआ है। यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 2 के तहत संसद को 2 शक्तियाँ प्राप्त हैं। पहला, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करना और दूसरा नए राज्यों के गठन की शक्ति। तो जो राज्य वर्तमान में एग्जिस्टिंग में है, मतलब कि वर्तमान में अस्तित्व में हैं, उनको अगर शामिल किया जाता है भारत के संघ में, तो पहला ये शक्ति हो गया कि जो राज्य वर्तमान में अस्तित्व है उनको भारत के संघ में शामिल करना, और दूसरा शक्ति हो गया नए राज्यों का गठन, जो अभी अस्तित्व में नहीं है वैसे किसी राज्य का गठन करना, ठीक है। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 3 में क्या दिया हुआ है। तो भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित यह आपका अनुच्छेद है, जिसको राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था भी कहा जाता है। अनुच्छेद 3 जो है वो संसद को अधिकृत करता है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सके। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा या घटा भी सकती है संसद, और इसके अलावा जो है किसी राज्य के नाम या उनकी सीमाओं में परिवर्तन भी किया जा सकता है संसद के द्वारा। लेकिन इस संबंध में एक शर्त है, कुछ शर्त है, और शर्त क्या है कि परिवर्तन से संबंधित कोई भी अध्यादेश जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश होगा, और संस्तुति से पूर्व जो है राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने हेतु भेजेंगे। हालांकि यह जो राज्य है वह निश्चित समय सीमा के अंदर जो है वो अपना मत देंगे, लेकिन अगर समय सीमा के अंदर भी मत दिया गया है तो राष्ट्रपति या फिर संसद जो है
वो मत मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब कि अपनी मर्जी से जब चाहे संसद जो है वह कर सकती है, नामों में परिवर्तन कर सकती है या फिर क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, अब देख लेते हैं अनुच्छेद 4 के बारे में। तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि इसमें नए राज्यों का प्रवेश या गठन, अनुच्छेद 2 नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं या क्षेत्रों में नामों में परिवर्तन, अनुच्छेद 3 को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो प्रावधान दिए गए हैं कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन किया जाना या फिर उनके सीमाओं, क्षेत्रों या फिर नामों में परिवर्तन किया जाना, यह जो है अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत यानी कि सदन में जितने लोग मौजूद हैं, जितने सदस्य मौजूद हैं उनका 50% जो है बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। इसको संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा 368 के अंतर्गत। अब हम लोग देख लेते हैं बेरुवारी संघ मामला। 1960 का यह मामला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है, इसके बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने और भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। मतलब कि जो संसद है वह राज्यों की सीमा समाप्त नहीं कर सकता है या फिर भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को दे नहीं सकता है। लेन देन हो सकता है लेकिन अपना क्षेत्र जो है किसी और को दे नहीं सकता है। और यह कार्य जो है अनुच्छेद 368 में संशोधन करके ही संभव है। मतलब कि 368 में जब तक संशोधन नहीं होता है तब तक संसद जो है ऐसा नहीं कर सकती है कि किसी राज्य की सीमा को समाप्त कर दे या फिर भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे, ऐसा नहीं कर सकती है। और 9वां संविधान संशोधन 1960 के प्रभावी होने पर बेरुवारी क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान को हस्तांतरित किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कि पाकिस्तान को कौन सा क्षेत्र हस्तांतरित किया गया था, तो बेरुवारी क्षेत्र जो है वो दिया गया था और 9वां संविधान संशोधन 1960 के द्वारा जो है यह किया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था कि भारत और अन्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारण संबंधी विवाद को हल करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। भारत या फिर किसी अन्य देश, जैसे अभी भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद है, तो उसका हल करने के लिए जो है किसी भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य जो है वो कार्यपालिका के द्वारा किया जा सकता है। तो देख रहे हैं कि कार्यपालिका यानी कि मोदी सरकार जो है वह प्रयासरत है चीन के साथ जो है सीमा विवाद हल करने के लिए। आगे देख सकते हैं तो नोट है इसमें कि इसमें जो है भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है। मतलब कि यह जो निर्णय है उसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं बांग्लादेश के साथ भूमि हस्तांतरण के बारे में, जो कि 2015 में हुआ था। तो इसके लिए जो है 100वां संविधान संशोधन 2015 जो है वह अधिनियमित किया गया था मोदी सरकार में। भारत ने 111 विदेशी अंतः क्षेत्र यानी कि इनक्लेव जो है वो बांग्लादेश को दिए थे तथा बांग्लादेश ने 51 अंतः क्षेत्र जो है वो भारत को हस्तांतरित किए थे और इसके तहत 6.1 किलोमीटर सीमाई क्षेत्र का सीमांकन भी किया गया था। इसके लिए 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा जो कि बांग्लादेश की सीमा से सटती हैं, उनके भूभाग से जुड़े पहली सूची के प्रावधानों में संशोधन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसके पृष्ठभूमि के बारे में। बांग्लादेश के साथ जो आपका भूमि हस्तांतरण हुआ है उसकी पृष्ठभूमि के बारे में देख लेते हैं। तो रेड क्लिफ रेखा जो है वह खींची गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में। ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय, और उस पर जो है विवाद था भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो इसके लिए बग्गे अवार्ड 1950 में जो है बग्गे अवार्ड का गठन किया गया था। ठीक है, और उसके बाद जो है कुछ हद तक मामला सुलझा था, लेकिन मामला फिर भी जो है उलझा हुआ था और इसके लिए नेहरू नून समझौता 1958 में जो है किया गया था और पुनः प्रयास किया गया था कि यह मामला सुलझ सके। ठीक है, और इसके बाद जो है 16 मई 1974 को भारत बांग्लादेश जमीनी सीमा सीमांकन समझौता किया गया था। भारत बांग्लादेश के बीच जमीनी सीमा के सीमांकन के लिए आपका 16 मई 1974 को समझौता किया गया था और इसके बाद जो है 6 सितंबर 2011 को सीमांकन तथा अंतः क्षेत्र के आदान प्रदान के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इसी के तहत जो है आपका बाद में 2015 में हम लोग देखते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है अंतः क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ था।
आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव। तो देसी रियासतों के एकीकरण के बारे में देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि आज़ादी के समय भारत में जो है दो प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ थी। पहली थी ब्रिटिश प्रांत, यानी कि ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन जो क्षेत्र थे वो थे, और दूसरी थी देसी रियासतें, जहाँ पर राजा का शासन होता था, लेकिन यह जो होता था ब्रिटिश राजशाही से संबद्ध होता था। मतलब कि ब्रिटिश राजशाही जो है उनका संरक्षण करती थी और राजा जो है वहाँ पर शासन करते थे। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जो है जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब उसके उपरांत देसी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए कि भैया या तो आप भारत में शामिल हो जाओ, या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या फिर स्वतंत्र रहो। तो क्या हुआ, उस समय टोटल जो है 552, कहीं लिखता है 552, कहीं लिखता है 562, ठीक है। तो यह देख लीजिएगा आप, 562 या 552 जो है उस समय देसी रियासतें थी, जिनमें 549 या फिर 559 ने जो है भारत में शामिल होना स्वीकार कर लिया, जबकि 3 जो थे वो हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर ने जो है इसे अस्वीकार कर दिया था। लेकिन बाद में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा, जिस पर हस्ताक्षर जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने किया था, जो कि हिंदू राजा थे, इसके द्वारा जो है भारत क्षेत्र में मिला लिया गया। तो यह जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसमें सीधा पूछ दिया जाता है कि हैदराबाद को किसके द्वारा मिलाया गया था, तो पुलिस कार्यवाही के द्वारा। जूनागढ़ को किस द्वारा मिलाया गया था, तो जनमत संग्रह के द्वारा। जम्मू कश्मीर को किस द्वारा मिलाया गया था, तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा मिलाया गया था। यह सब सवाल पूछे जा चुके हैं पूर्व में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब 1950 में जो है संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 भागों में विभक्त कर दिया। जब देसी रियासत जो है वो सारे भारत संघ में मिल गए, तो उनको जो है 4 भागों में वर्गीकृत किया गया, ठीक है, जिसमें भाग क में ऐसे क्षेत्र थे जहां पर ब्रिटिश भारत के गवर्नर का शासन था, ठीक है। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र थे, तो असम था, बिहार था, बम्बई था, मध्य प्रदेश था, मद्रास था, उड़ीसा था, पंजाब था, संयुक्त प्रांत था और पश्चिम बंगाल था। भाग ख में देखें तो ऐसे क्षेत्र थे जिनमें विधानमंडल के साथ जो है वो शाही शासन था। मतलब शाही शासन कहने का मतलब किसी शासक का शासन, राजा का शासन, ठीक है। और ये कौन कौन थे, तो जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला तथा पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश, ये जो थे भाग ख में थे। भाग ग को देख लें तो यह जो थे वहाँ पर ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन हुआ करता था। और ये कौन कौन थे, तो भोपाल था, अजमेर था, बिलासपुर था, कूच बिहार, कुर्ग, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। और यहाँ पर जो था राज्य का केंद्रीकृत प्रशासन हुआ करता था, ठीक है। अब भाग घ देख लेते हैं, तो इसमें केवल जो है अंडमान और निकोबार को शामिल किया गया था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं तो धर आयोग के बारे में। धर आयोग जो है 1948 में स्थापित किया गया था भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए। जब इन राज्यों को जो है 4 भागों में वर्गीकृत किया गया, श्रेणीबद्ध किया गया, उसके बाद जो है देश भर में आंदोलन होने लगे कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। और इसके लिए जो है आपका धर आयोग का गठन किया गया 1948 में। और इसका गठन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और इसमें पूछा गया कि भैया आप भाषाई आधार पर जो है प्रांतों के विभाजन से संतुष्ट हैं या नहीं है, मतलब इसको स्वीकृत करते हैं या नहीं करते हैं। 1948 में जो है इसने अपनी रिपोर्ट पेश की और राज्यों का पुनर्गठन जो है इसने कहा, रिपोर्ट में कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक के बजाय प्रशासनिक सुविधानुसार होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो है कुछ हद तक तो मामला शांत हुआ, लेकिन पूरी तरह से मामला शांत नहीं हुआ। आंदोलन जो है वो तीव्र होता गया और उसके बाद जो है JVP समिति 1948 में गठित की गई। और इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू, पटेल मतलब कि वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया जो है वो शामिल थे, इसीलिए इसको JVP समिति कहा जाता है। J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई पटेल और P से पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। तो ये लोग जो है इसके सदस्य थे और इसने अपनी रिपोर्ट जो है 1949 में दी थी। और इसने जो है औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया कि राज्यों का पुनर्गठन जो है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए, मतलब कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है वो नहीं होना चाहिए। यह इसने अपनी रिपोर्ट 1949 में दी। इसके बाद जो है फिर भी जो है मामला शांत नहीं हुआ और जो है आपका
आंदोलन जो है वो तीव्र होता गया और इसी आंदोलन में अक्टूबर 1953 में मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया, क्योंकि 1953 में लंबे भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्रीरामुलु जो थे वह कांग्रेस कार्यकर्ता थे। इनकी जो है लंबे भूख हड़ताल के बाद 52 दिन का इन्होंने हड़ताल किया था और 52 दिन के भूख हड़ताल के बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई थी और इससे मजबूर होकर जो है अक्टूबर 1953 में मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक करके जो है आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर जो है आपका कौन सा राज्य जो है सबसे पहले जो है गठित किया गया था, तो यह आंध्र प्रदेश जो था वह भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला भारतीय राज्य था। और इसका गठन कब किया गया था? अक्टूबर 1953 में किया गया था। तो याद रखिएगा, पीटी में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फजल अली आयोग के बारे में। अब एक राज्य का भाषा के आधार पर गठन हो गया तो अन्य राज्य भी बोलने लगे कि भाई हमारा भी गठन करो भाषा के आधार पर। तो इसके लिए जो है फजल अली आयोग का गठन किया गया था, जिसको राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है। दिसंबर 1953 में इसका गठन किया गया था और इसके 3 सदस्य थे, ठीक है, और फजल अली जो है इसके अध्यक्ष थे। अन्य जो 2 सदस्य थे उनमें KM पन्नीकर और HN कुंजरू शामिल थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और इसने अपनी रिपोर्ट जो है 1955 में दी थी और इसने जो है राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को आधार बनाना स्वीकार कर लिया, परंतु एक राज्य एक भाषा के सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया। एक राज्य एक भाषा कहने का क्या मतलब कि हर राज्य की अलग अलग भाषा, मतलब कि एक राज्य में एक ही भाषा होगी। अब जैसे देख सकते हैं बिहार में जो है प्रथम भाषा कौन सी है? हिंदी, और दूसरी भाषा जो है वो उर्दू है। तो यहाँ पर 2 भाषाएं, और भी भाषाएं हो सकती है, लेकिन अब एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत कहने का मतलब कि बिहार में अगर हिंदी जो है राजभाषा है तो हिंदी ही रहेगी और कोई भी भाषा का प्रयोग यहाँ पे राजकीय रूप में नहीं किया जाएगा। तो यह जो सिद्धांत है इसको अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि ऐसा माना गया था कि इससे जो है भारत की एकता और अखंडता जो है वह खतरे में आ सकती है। आगे देख लेते हैं। तो राज्य पुनर्गठन योजना के लिए समिति ने जो है 4 कारकों की पहचान की थी। जो फजल अली समिति थी, इसने फजल अली आयोग या समिति जो थी, इसने 4 कारकों की पहचान की थी। पहला था देश की एकता एवं सुरक्षा का अनुरक्षण एवं संरक्षण। दूसरा था भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता। तीसरा था वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क। और चौथा था प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोक कल्याण योजना और संवर्धन। मतलब ये अगर जो है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का ये चारों उद्देश्य में से कोई एक उद्देश्य है तो यह किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 1950 में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। 1950 में जो राज्यों का वर्गीकरण किया गया था, मतलब कि भाग क से लेकर भाग ख में जो उनका वर्गीकरण किया गया था उसको जो है समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा और 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। और इसके बाद जो है 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। अब ये कौन कौन से राज्य थे तो ये देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, जिसमें हैदराबाद के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र प्रदेश में मिला करके जो है इसका गठन किया गया आंध्र प्रदेश का। केरल देख लेते हैं। तो त्रावणकोर जो कि कोचीन का क्षेत्र था, मालाबार जो कि मद्रास का क्षेत्र था, और कसरगोरे जो कि दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र था, इन तीनों को मिला करके जो है वो केरल का गठन किया गया। मध्य प्रदेश देख लेते हैं। तो मध्य भारत, विंध्य और भोपाल को मिला करके मध्य प्रदेश का गठन किया गया। सौराष्ट्र और कच्छ का विलय करके बम्बई का गठन किया गया। और मैसूर में जो है वो कुर्ग क्षेत्र का विलय कर दिया गया। पंजाब में जो है पटियाला और पूर्वी पंजाब क्षेत्र का विलय कर दिया गया। इसी तरह राजस्थान में जो है वो अजमेर का विलय कर दिया गया, ठीक है। और इसके अलावा असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मद्रास जो है ये राज्य गठित किए गए थे, ये 14 राज्य, ठीक है। और संघ शासित क्षेत्रों में हम लोग देख लेते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, लाकाद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप समूह जो है वो शामिल था, जिसको बाद में पुदुचेरी नाम दिया गया था या फिर पांडिचेरी नाम दिया गया था संयुक्त रूप से। इसको हम लोग आगे देखेंगे। अब देख लेते हैं 1956 के बाद बनाए गए राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र। 1956 के बाद जो है मतलब पुनर्गठन आयोग के गठन के बाद जो राज्य बनाए गए थे
वो कौन कौन से थे? तो महाराष्ट्र और गुजरात सबसे पहला था, जिसका गठन जो है 1960 में किया गया था। महाराष्ट्र जो है वो मराठी भाषियों तथा गुजरात जो है वो गुजराती भाषियों के लिए बनाया गया था, और गुजरात जो था वह 15वां राज्य था। नेक्स्ट देख लेते हैं दादर एवं नागर हवेली के बारे में। तो 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा जो है वह दादर और नागर हवेली को ये संघ शासित क्षेत्र बनाया गया था। इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो 1954 में स्वतंत्र होने से पहले यहाँ पर जो है पुर्तगाल का शासन था। 1961 में यहाँ के लोगों के द्वारा स्वयं 1961 तक जो है यहाँ के लोगों के द्वारा चुना गया प्रशासन चलता रहा था। लेकिन 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा जो है इसको संघ शासित क्षेत्र के रूप में बदल दिया गया। किसको? दादर एवं नागर हवेली को। अब देख लेते हैं गोवा एवं दमन दीव के बारे में। तो 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इन्हें केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में जो है स्थापित किया गया था। 1961 में पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में जो है गोवा का अधिग्रहण किया गया था। किससे? पुर्तगाल से। गोवा और दमन द्वीप दोनों का अधिग्रहण किया गया था 1961 में पुर्तगाल से पुलिस कार्रवाई के द्वारा, यह याद रखिएगा। और इसका ये जो पुलिस कार्रवाई थी इसका नाम था ऑपरेशन विजय। ठीक है, ऑपरेशन विजय इसका नाम था, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो 1987 में जो है गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया था, तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं पुडुचेरी की ओर। तो 14वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा इसे जो है संघ शासित प्रदेश बनाया गया था। पूर्व में यह फ्रांसीसी गठन का एक स्वरूप था, जिसे भारत में पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम के रूप में जाना जाता था। 1954 में फ्रांस ने पुडुचेरी को भारत को सुपुर्द कर दिया। 1962 तक इसका प्रशासन जो है वह अधिग्रहित क्षेत्र की तरह चलता रहा था। जैसा मैंने आपको बताया था अधिग्रहित क्षेत्र के बारे में वीडियो के शुरुआत में, तो यह जो है 1962 में अधिग्रहण किया गया था। 1954 से 62 तक जो है इसका प्रशासन अधिग्रहित क्षेत्र की तरह चलता रहा था, मतलब कि केंद्र का शासन यहाँ पर था। आगे देख लेते हैं नागालैंड के बारे में। तो 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के त्वेन सांग क्षेत्रों को मिलाकर जो है इसका गठन किया गया था और 16वें राज्य का इसको दर्जा दिया गया था। कब? 1963 में। 1961 तक जो है असम के राज्यपाल के नियंत्रण में इसको रखा गया था। आगे देख लेते हैं हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो 1966 में जो है पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया था। कहाँ से? पंजाब राज्य से जो है इन दोनों का गठन किया गया था 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का। कब? 1966 में। अब देख लेते हैं कि इसके बाद भी जो है वो संतुष्ट नहीं हुए थे। अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में जो है सिखों के लिए अलग सिंह गृह राज्य यानी कि पंजाब सूबा बनाने की मांग की जा रही थी, और इसके लिए जो है शाह आयोग 1966 की सिफारिश जो है उस पर पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य तथा पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया था। किसकी सिफारिश पर? तो शाह आयोग की सिफारिश जो कि 1966 में आई थी, उस पर जो है पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य, हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य और पहाड़ी क्षेत्र को जो है हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया था। 1971 में जो है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और यह जो है 18वां राज्य बना। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के बारे में। तो 1972 में पूर्वोत्तर भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर व त्रिपुरा एवं उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया था। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जिसको पहले जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि नेफा कहा जाता था, ठीक है, यह भी अस्तित्व में आया था। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी जो है जिसको पूर्व में नेफा कहा जाता था वह भी अस्तित्व में आए थे। ठीक है, कब? 1972 में। मणिपुर जो है वह 19वां राज्य बना था, त्रिपुरा 20वां राज्य बना था और मेघालय जो है वह 21वां राज्य बना था, याद रखिएगा। 22वें संविधान संशोधन 1969 के द्वारा जो है मेघालय को स्वायत्त शासित राज्य बनाया गया था और मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश जो है वह संघ शासित क्षेत्र को असम से पृथक किया गया था, असम से अलग किया गया था, यह भी याद रखिएगा। पहले जो है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश असम क्षेत्र का भाग हुआ करता था। नेक्स्ट देख लेते हैं सिक्किम के बारे में। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कब? जब हम लोग भारत चीन के बारे में सीमा विवाद की चर्चा कर रहे थे अपने वीडियो में, तब हम लोगों ने इसका जिक्र किया था।
तो देख लेते हैं 1947 तक जो है सिक्किम एक शाही राज्य था, मतलब कि यहाँ पर चोग्याल राजा का शासन हुआ करता था। 1947 में जो है वह जब ब्रिटिश भारत से वह मुक्त हुआ तब जो है इसको भारत की सरकार ने इसको रक्षा प्रदान किया और इसके रक्षा, विदेशी मामले और संचार का जो मामला था उस पर जो है भारत सरकार का नियंत्रण उस समय से होने लगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं तो 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा जो है इसको संबद्ध राज्य का दर्जा दे दिया गया। इसके लिए अनुच्छेद 2 का एवं नई अनुसूची 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें संबद्धता के नियम एवं शर्तें उल्लिखित थी। ठीक है, 1975 में जनमत के द्वारा चोग्याल शासन का अंत कर दिया गया और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जो है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया सिक्किम को। इसके माध्यम से पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करके नया अनुच्छेद जो है 371 च जोड़ा गया और सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान किए गए। और इससे पहले जो प्रावधान किए गए थे, मतलब कि अनुच्छेद 2 क जोड़ा गया था और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इसको जो है निरस्त कर दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के बारे में। तो 1987 में मिजोरम 23वें, अरुणाचल प्रदेश 24वें और गोवा जो है वो 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे। 1986 में भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच समझौते के आधार पर संघ शासित प्रदेश मिजोरम को पूर्ण राज्य बनाया गया था। तो यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देख लेते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड के बारे में। तो यह तीनों जो है वह सन 2000 में अस्तित्व में आए थे। सन 2000 में इनका गठन किया गया था नए राज्य के रूप में। छत्तीसगढ़ जो है वो 26वां राज्य बना था, उत्तराखंड जो है वो 27वां राज्य बना था और झारखंड जो है वह 28वां राज्य बना था। छत्तीसगढ़ कहाँ से अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और झारखंड जो है वह बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, और सभी लोग जो छत्तीसगढ़ के हैं वो याद रखिएगा कि 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। उत्तराखंड यानी कि यूपी वाले जो हैं या फिर उत्तराखंड का जो पीसीएस देते हैं वो याद रखिएगा कि 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। और जो बिहार वाले हैं या झारखंड वाले हैं वो याद रखिएगा कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। यह पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, खास करके बीपीएससी में तो अक्सर यह पूछा जाता है, तो याद ही रखिएगा। तेलंगाना के बारे में अब देख लेते हैं। तो 2014 में यह जो है 29वां राज्य बना था और आंध्र प्रदेश से इसको पृथक किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि 1956 के बाद जो है कितने राज्य गठित किए गए थे और 29 राज्य तब हो गए थे 2014 तक। लेकिन उसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं कि 370 और 35 से जब से ख़त्म हुआ है तब से हमारे यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अब देख लेते हैं कुछ नामों में परिवर्तन किए गए हैं। ठीक है, उनके बारे में देख लेते हैं। तो पुराना नाम, परिवर्तन वर्ष और नया नाम, इन तीनों का लिस्ट मैंने बनाया है। तो पुराना नाम जो था संयुक्त प्रांत था। ठीक है, इसको 1950 में उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। मद्रास प्रांत जो था इसको 1969 में तमिलनाडु नाम दिया गया। मैसूर प्रांत जो था इसको 1973 में कर्नाटक नाम दिया गया। लकादेव, मिनिकाय और अमिनी द्वीप को जो है वह आपका 1973 में लक्षद्वीप नाम दिया गया। इससे पहले मैंने पुदुचेरी बोल दिया था, मुझे माफ़ कीजिएगा। लक्षद्वीप जो है इसका नाम दिया गया था। आगे देख लेते हैं। तो दिल्ली को 1992 में दिल्ली एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन जो है वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया था 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। तो यह याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तरांचल। तो उत्तरांचल को 2006 में उत्तराखंड नाम दिया गया। पांडिचेरी को 2006 में पुदुचेरी नाम दिया गया और उड़ीसा को 2011 में, जो सबसे लेटेस्ट है, बराबर पूछा जाता है, इसको ओडिशा नाम दिया गया। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, पीटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं कुछ परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो एसके धर जो समिति थी, जो भाषाई प्रांतीय आयोग की, इसका गठन राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, यह मैंने बता दिया है। इसके अलावा 1927 में जो है बटलर समिति गठित की गई थी, जिसका उद्देश्य था भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा चुका है यूपी में, याद रखिएगा।
यूपी में भी पूछा जा चुका है और बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस दिसंबर 1927 में जो है इसका गठन किया गया था बलवंत राम मेहता और आपका मनीलाल कोठारी के द्वारा, ठीक है। और इसे जो है प्रजामंडल भी, भारत प्रजामंडल भी कहा जाता है। और 1939 में इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह भी जो है पूछा जा चुका है अध्यक्षता के बारे में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के बारे में आईएएस में पूछा जा चुका है। और ये जो आपका भारत प्रजामंडल है इसके बारे में पूछा जा चुका है आपका यूपीपीएससी में, तो इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत और डोमिनियन ऑफ इंडिया के क्रमशः मीर अली नाइक और लॉर्ड माउंटबेटन ने स्टैंड स्टिल यानी कि यथावत समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो 29 नवंबर 1947 को जो समझौता हुआ था उस पर किसने हस्ताक्षर किया था? हैदराबाद की तरफ से मीर अली नायक ने और डोमिनियन ऑफ इंडिया की तरफ से माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किया था। यह भी पूछा जा चुका है पहले आईएएस में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना सबके सामने रखी थी। इसके लिए उसने पेशु संघ यानी कि पूर्वी पंजाब, पटियाला और पहाड़ी राज्य को बनाने की मांग की थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से जो है इसकी मांग को खारिज कर दिया गया और यह जो योजना थी वह विफल करी गई थी। यह भी पहले पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। यूपीएससी में यह पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। 1961 में जो सैनिक कार्रवाई की गई थी उसका नाम मैंने बता दिया कि ऑपरेशन विजय था, जो कि गोवा और दमन द्वीप पर किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्रिटिश काल में 1912 में सर्वप्रथम भाषाई आधार पर जो है बिहार, उड़ीसा एवं असम का गठन किया गया था। तो यदि स्वतंत्रता के बाद पूछे तो हैदराबाद हो जाएगा और स्वतंत्रता से पहले पूछे तो बिहार, उड़ीसा एवं असम हो जाएंगे भाषा के आधार पर गठित होने वाले राज्य। और यह जो है 1912 में किया गया था, याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्षेत्रीय परिषदों के बारे में, ठीक है। रीजनल काउंसिल्स इनको कहा जाता है अंग्रेजी में। मूल संविधान में इनके बारे में कोई प्रावधान नहीं है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 भाग 3 में जो है इसके लिए प्रावधान किया गया है। इसका गठन जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष कौन होते हैं? तो गृह मंत्री होते हैं या फिर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कोई केंद्रीय मंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन होता है? तो संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। और यह जो है प्रतिवर्ष जो है अदला बदली होते रहता है, बारी बारी से मुख्यमंत्री जो है वह उपाध्यक्ष बनते रहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो वर्तमान में भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। पहला है आपका उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सबका मुख्यालय जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और किस क्षेत्र में कौन सा राज्य है यह भी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है और दिल्ली एनसीआर है, ठीक है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो मुख्यालय इसका इलाहाबाद में है और इसमें कौन कौन है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है और छत्तीसगढ़ है। अगर भारत का मैप याद है तो इसको याद रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के बारे में। तो इसका मुख्यालय जो है वो चेन्नई में है और इसमें कौन कौन शामिल है? तो आंध्र प्रदेश है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है और पुदुचेरी संघ शासित प्रदेश जो है इसमें शामिल है। नेक्स्ट देख लेते हैं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के बारे में। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है और इसमें कौन कौन है? तो बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, ओडिशा है और इसके अलावा जो है कुछ किताबों में दिया गया है कि असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम जो कि आपका पूर्वोत्तर राज्य हैं वो भी जो है पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद में ही दिया गया है। लेकिन कुछ किताबों में ऐसा कहा जाता है और ये सही भी है मेरे हिसाब से कि पूर्वोत्तर राज्यों को जो है आंचलिक परिषदों में शामिल नहीं किया गया है और उनकी विशेष समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत 1972 में गठित पूर्वोत्तर परिषद के द्वारा हल किया जाता है। तो यह जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, इसलिए मैंने दोनों को शामिल कर लिया है। जैसा ऑप्शन आएगा उसके हिसाब से आप आंसर दीजिएगा। और पांचवा जो है हमारा अंतिम है वह है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसमें कौन कौन शामिल है? तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, गोवा है, ये राज्य हैं और दमन और दीव और दादर और नागर हवेली जो है वह संघ शासित क्षेत्र है। और इन दोनों को तो अब एकीकृत कर दिया गया है, मतलब एक ही संघ शासित क्षेत्र है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा है आपका संघ और उनके क्षेत्र, जो कि आपको हर जगह नहीं मिलेगा,
जो है मैंने इसको शामिल किया है, और इसीलिए मैं बोर्ड पर नहीं आया हूँ क्योंकि इसमें बताने के लिए बहुत कुछ था। बोर्ड पर अगर बनाता तो बहुत छोटा छोटा राइटिंग हो जाता और आप लोग जो है फिर शिकायत करते। अब आगे देख लेते हैं। तो जीएस और करंट अफेयर्स के नोट्स के लिए जो है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9525360283 पर, जो कि मेरा नंबर है। इसके अलावा 1 अगस्त से जो है आपका मैं बीपीएससी का कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ, बीपीएससी 66 के लिए। इसमें जो है आप भाग ले सकते हैं, ठीक है। यह जो है 9 महीने का होगा कोर्स पूरा, और इसमें जो है आपको दृष्टि के नोट्स दिए जाएंगे, ऑथेंटिक नोट्स दृष्टि के बीपीएससी के दिए जाएंगे, जो कि डीएलपी नोट्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है मैं आपको बिहार स्पेशल वीडियोज भी बना के दूंगा, ठीक है, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर अध्ययन इन्फोटेनमेंट जो कि आप देख रहे हैं उस पर आपको दिया जाएगा। और इसका शुल्क जो होगा 9 माह का पूरा शुल्क जो होगा वह केवल और केवल जो है आपका 2500 रुपये है, ठीक है। और इसमें मैं 50 छात्रों को मात्र शामिल करूंगा, तो जितना जल्दी हो सके आप एडमिशन ले लीजिए अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा जो है आप बीपीएससी का नोट्स भी जो है वो डायरेक्ट नोट्स भी ले सकते हैं मुझसे। आप अगर जुड़ना नहीं चाहते हैं, सीधा नोट्स ले लेना चाहते हैं, तो वह भी आप 2500 रुपये में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर यूपीएससी के लिए नोट्स लेना चाहें तो वो भी आप 2500 रुपये में ले सकते हैं। आपका पीटी और मेंस दोनों का नोट्स होगा, हर एक सब्जेक्ट का नोट्स उसमें शामिल होगा, एथिक्स सहित टोटल सब्जेक्ट का नोट्स इसमें शामिल होगा। इसके अलावा मेरे पास जनवरी से लेकर के और अब तक के, जनवरी 2020 से लेकर के अब तक के टोटल करंट अफेयर्स हैं, तो यह भी आप ले सकते हैं मुझसे, और यह आपको मिल जाएगा केवल जो है आपको 50 रुपया प्रति माह में आपको नोट्स मिल जाएगा। मतलब कि आप जनवरी से लेकर के जून तक का नोट्स लेना चाहते हैं तो मात्र 300 रुपये में आप मुझसे ले सकते हैं टोटल नोट्स, और ये जो नोट्स होंगे वो पीटी और मेंस दोनों के लिए होंगे, ठीक है। तो ये सारी घोषणाएं थी मेरी तरफ से। अब वीडियोज अगर पसंद आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और इसके अलावा बेल आइकॉन जो सब्सक्राइब के बगल में होता है उसको भी दबा दें, ताकि आपको आगे जो भी वीडियोज मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो अपने दोस्तों को जोड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मुझे दीजिए इजाज़त, चंद्रवर्धन को। जय हिंद, वंदे मातरम।